नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में आज की इस लर्निंग वीडियो में परीक्षा में जो आम आने वाले प्रश्न है सरल, उनके कुछ उत्तर जानते हैं और समझते हैं फ्यूज और एमसीबी में क्या कंपेरिजन है, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंसेज हैं और एक सर्किट ब्रेकर के लिए रीस्ट्राइक वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज क्या है। तो शुरू करते हैं। परीक्षा का प्रश्न है एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में कंपैरिजन को बताइए। तो दोनों जो फ्यूज और एमसीबी हैं वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन इनमें फ्यूज ज्यादा इकोनॉमिकल है और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर थोड़े महंगे हैं। दोनों में कंपैरिजन को समझते हैं। जो फ्यूज है वो एक बार इस्तेमाल होने वाला प्रोटेक्टिव डिवाइस है। जब एक बार फ्यूज ब्लो हो जाता है एक प्रोटेक्शन की एक्टिविटी में तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, नष्ट कर लेता है और इस तरह से फ्यूज खुद को जब ब्लो आउट करता है तो वो सर्किट में करंट फ्लो को रोक देता है, क्योंकि सर्किट और सप्लाई के बीच में जो सीरीज में लगा हुआ फ्यूज है वो कट जाता है। जो हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबीज हैं वो रीसेटेबल हैं। उन्हें बार बार आप रीसेट करके सर्किट को बार बार प्रोटेक्शन के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी सर्किट में फॉल्ट की अकरेंस होती है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक्चुएट होकर सप्लाई को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर लेता है और वो जो मैकेनिकल डिस्कनेक्शन है उसे आप रीसेट करके जो एमसीबी में ट्रिप हुआ है फॉल्ट क्लियरिंग के दौरान उसे रीसेट करके आप सप्लाई की कंटिन्यूटी, लोड और सप्लाई का कनेक्शन वापस जोड़ सकते हैं। तो एमसीबी बार बार इस्तेमाल हो सकता है, रीसेट किया जा सकता है, जबकि फ्यूज वन टाइम यूज का प्रोटेक्टिव डिवाइस है। सर्किट में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूज की वर्किंग है वो फ्यूज का करंट कैरिंग जो एलिमेंट है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। जब नॉर्मल करंट फ्लो होता है फ्यूज एलिमेंट से तो फ्यूज ओवरहीट भी नहीं होता है और वो नॉर्मल करंट को कैरी करता है। और जब कभी भी शॉर्ट सर्किट का एक्सेसिव करंट फ्लो फ्यूज एलिमेंट से होता है तो फ्यूज एलिमेंट गर्म होकर मेल्ट होकर ब्लो आउट हो जाता है और हमारा सप्लाई और सर्किट का आपसी कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है और सर्किट को रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन फ्यूज के द्वारा मिल जाता है। फ्यूज हल्के ओवरलोड पे प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पे फ्यूज दुनिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोटेक्शन हो सकता है। वहीं जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी है इसमें दोनों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन और एक थर्मल प्रॉपर्टी बाइमेटल स्ट्रिप की हम प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एमसीबी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंस्टेंटली सर्किट में इंटरप्शन और ट्रिप के मैसेज जनरेट करके सप्लाई और सर्किट का कनेक्शन तोड़ देता है। वहीं हल्के ओवरलोड की कंडीशंस पे जो बाइमेटलिक स्ट्रिप है उसमें हीटिंग होने से वो बैंड जब होती है तो वो एक ट्रिप सिग्नल जनरेट करके सप्लाई और सर्किट का कनेक्शन तोड़ देती है। तो एक एमसीबी है वो शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म से अचीव करता है और हल्के ओवरलोड के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन बाइमेटलिक स्ट्रिप की थर्मल मैकेनिज्म करता है। तो एमसीबी में दोनों प्रोटेक्शन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी। वहीं फ्यूज में केवल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है और हल्के ओवरलोड के लिए फ्यूज इनसेंसिटिव है, वो किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की तुलना में फ्यूज का शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ज्यादा फास्ट है। जो शॉर्ट सर्किट के दौरान फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम है टी आर्किंग और आर्किंग दोनों को मिलाकर वो मात्र 2 मिलीसेकंड है, यानी पहली फॉल्ट की जो साइकिल है उसके पीक आने से पहले ही सर्किट सप्लाई से आइसोलेट फ्यूज द्वारा कर दिया जाता है। वहीं जो एमसीबी की मैग्नेटिक एक्शन है उसे 20 से 50 मिलीसेकंड लग सकते हैं और जो बाइमेटलिक स्ट्रिप की थर्मल एक्शन है डिपेंडिंग अपॉन करंट मैग्नीट्यूड वो 100 मिलीसेकंड से लेके 1 सेकंड तक हो सकती है। तो एमसीबी का ऑपरेशन स्लो है और फ्यूज का ऑपरेशन फास्ट है। फ्यूज में एक फैक्टर है फ्यूजिंग फैक्टर जिसकी वैल्यू 1.5 है, जो ये बताती है कि अगर रेटेड करंट से थोड़ा सा ओवरलोड कंडीशंस अगर एग्जिस्ट करती है तो फ्यूज इनसेंसिटिव होकर कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन एमसीबी बहुत सेंसिटिव है और वो हल्के ओवरलोड पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो एमसीबी ज्यादा सेंसिटिव है और फ्यूज हल्के ओवरलोड के लिए इनसेंसिटिव है। सभी तरह के फ्यूज हालांकि रिवायरेबल में हम दोबारा उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे फ्यूज को अगर हम एक बार उनका ऑपरेशन प्रोटेक्शन का अचीव कर चुके हैं तो उन्हें दोबारा फॉल्ट क्लियरेंस के बाद रीयूज नहीं किया जा सकता, उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। वहीं एमसीबी को हर बार जब वो फॉल्ट को क्लियर करती है, ट्रिप सिग्नल देती है, हम उसे मैकेनिकली रीसेट करके रीयूज कर सकते हैं। तो एमसीबी रीयूजेबल टाइप
टाइप है और फ्यूज वन टाइम यूज के प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं। हम एमसीबी का इस्तेमाल एक स्विच की जैसे भी कर सकते हैं और पावर सप्लाई को मैन्युअली ऑन कनेक्ट और ऑफ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं फ्यूज के पास इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फ्यूज को हम स्विच के बतौर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाजार में कई तरह के फ्यूज के कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं जिन्हें हम अलग अलग वोल्टेज लेवल पे और अलग अलग करंट रेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 11 केवी तक ड्रॉप आउट फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर में किलो एम्पियर्स करंट में भी रेटेड करंट कंडीशंस पे फ्यूज इस्तेमाल होते हैं। और हम फ्यूज का इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो, हेवी ड्यूटी की इलेक्ट्रिक मोटर्स हो, सभी का प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट में हम फ्यूज की मदद से कर सकते हैं। वहीं जो मिनिएचर सर्किट्स ब्रेकर हैं वो हमारी केवल एलटी सप्लाई में करंट प्रोटेक्शन के काम आते हैं। इनका इस्तेमाल हम रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में छोटी करंट कंडीशंस पे फॉल्ट क्लियरिंग के लिए कर सकते हैं। और जो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग है वो एक एमसीबी की 15 किलो एम्पियर से ज्यादा नहीं होती और मैक्सिमम जो रेटेड करंट एमसीबी हैंडल कर सकता है वो 100 एम्पियर से ज्यादा नहीं है। वहीं फ्यूज किसी भी बड़ी करंट रेटिंग्स के लिए भी अवेलेबल है। फ्यूज की लाइव लाइन कंडीशंस पे जो हैंडलिंग है वो बहुत ज्यादा सावधानी मांगती है। फ्यूज का एक टर्मिनल जो फ्यूज बेस पे कनेक्ट है वो हमेशा लाइव सप्लाई से भी कनेक्ट रहता है, तो जो फ्यूज का रिप्लेसमेंट है वो सेफ नहीं है। वो एक स्किल्ड टेक्नीशियन ही प्रॉपर सेफ्टी के साथ कर सकता है। वहीं एमसीबी का जो ऑपरेशन है प्रोटेक्शन का वो काफी सेफ है कि हाउसिंग है वो एक इंसुलेटेड पैकेज के रूप में अवेलेबल है और सारे जो लाइव कंपोनेंट और वायर्स हैं वो कंप्लीटली एनक्लोज रहते हैं और ऑपरेटिंग पर्सन की जो सेफ्टी है वो फुल्ली इंश्योर्ड रहती है। जो फ्यूज की यूनिट है अक्सर वो स्विच के साथ आती है, उसका कंसिडरेबल साइज है, उसमें बहुत सारे करंट कैरिंग जो एंड कनेक्शंस हैं वो ओपन एक्सपोज्ड कंडीशंस में रहते हैं। कुछ तार भी ओपन कंडीशंस पे लाइव एक्सपोज्ड हैं और अपीयरेंस के रूप में भी स्विच फ्यूज यूनिट बहुत खूबसूरत नहीं है। वहीं एमसीबी कॉम्पैक्ट है, उनके बॉक्सेस बहुत स्लीक हैं और इन्हें हम छुपाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सारे करंट कैरिंग पॉइंट्स हैं और वायर्स हैं वो भी एमसीबी की हाउसिंग में छुप जाते हैं, तो अपीयरेंस भी अच्छी है और सेफ्टी भी एमसीबी में ज्यादा अच्छी इंश्योर्ड है। फ्यूज की उसके कॉन्टेक्ट आपस में ओपन है या क्लोज कंडीशंस में है ये जानना विजुअल इंस्पेक्शन से थोड़ा मुश्किल है। वहीं एमसीबी की जो स्विचिंग नोब है उसकी पोजीशन से हमें मालूम हो जाएगा कि एमसीबी के कॉन्टेक्ट क्लोज कंडीशंस पे है कि ओपन कंडीशंस पे है। अगर ये स्विचिंग नोब अप साइड में है तो कॉन्टेक्ट क्लोज्ड है और अगर ये डाउन ड्रॉप हो गई है तो हम कह सकते हैं एमसीबी के कॉन्टेक्ट्स हैं वो ओपन कंडीशंस पे आ गए हैं। तो एमसीबी में स्विचिंग नोब से हमें सर्किट की पोजीशंस पता लग जाती हैं। यही चीज फ्यूज में देखना थोड़ा मुश्किल है। फ्यूज और एमसी का सारा कंपैरिजन एक टेबल में समझ लेते हैं और आप अगर एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपकी एग्जामिनेशन नीड भी पूरी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज वन टाइम इस्तेमाल का है। जब कभी भी शॉर्ट सर्किट एक्सेसिव फॉल्ट करंट उसमें फ्लो होगा तो जो फ्यूज का कंडक्टिव एलिमेंट है वो ओवरहीट होकर मेल्ट डाउन हो जाएगा और इस तरह से उसके ब्लो आउट होने से हमारा जो करंट फ्लो है वो इंटरप्ट होगा। वहीं एक एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म है एमसीबी के अंदर वो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस को इंस्टेंटली ट्रिप करके इंटरप्ट कर सकता है और बाईमेटलिक स्ट्रिप है वो हल्के ओवरलोड में थर्मल एक्शन से मैकेनिकल मूवमेंट करके ट्रिप सिग्नल दे सकती है और ऐसी ट्रिप्ड एमसीबी को फॉल्ट क्लियर करने के बाद हम रीसेट अगर कर देते हैं तो हमारी सप्लाई और सर्किट का कनेक्शन दोबारा भी बनाया जा सकता है। रिवायरेबल जो फ्यूज हैं उनके अलावा बाकी सारे दूसरे फ्यूज हैं उन्हें केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जब फ्यूज ने अपना प्रोटेक्शन एक्शन कर दिया है तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। वहीं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को आप बार बार रीसेट करके रीयूज कर सकते हैं। फ्यूज जो है उसकी वर्किंग ज्यादा फास्ट है। टिपिकली एक फ्यूज का जो सारा ऑपरेटिंग टाइम है वो 2 मिलीसेकंड मात्र है। वहीं एमसीबी का जो ट्रिपिंग टाइम है वो 20 मिलीसेकंड से लेके 1 सेकंड तक हो सकता है। कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो फ्यूज चीपर हैं। वहीं एमसीबी की जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन और मटेरियल स्ट्रक्चर है उसके कारण थोड़ी लागत फ्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक सर्किट ब्रेकर और एक आइसोलेटर में क्या डिफरेंसेस हैं, इन्हें हमें लिखना है। तो जो
सर्किट ब्रेकर हैं वो प्रोटेक्शन के डिवाइसेज हैं और उनका जो मेन फंक्शन है वो किसी इक्विपमेंट या सर्किट फीडर को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट कंडीशंस आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है। एक सर्किट ब्रेकर में जो एसोसिएट रिले सिस्टम है वो फॉल्ट की कंडीशंस को सेंस करता है और रिले का जो इंटरप्ट ट्रिप सिग्नल है वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करके सप्लाई का इक्विपमेंट और सर्किट से जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है या पावर फ्लो है उसे इंटरप्ट कर देता है और उससे जो हैवी करंट फ्लो से होने वाले आगे के नुकसान है उन्हें हम रोक लेते हैं। एक सर्किट ब्रेकर को हम ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका ऑपरेशन मैनुअली भी किया जा सकता है और रिले के द्वारा ये ऑटोमेटिकली रिमोट से भी ऑपरेट हो सकता है। एक सर्किट ब्रेकर के अंदर एक बिल्ट इन आर्क को क्विंच करने का सिस्टम होता है। जब हम हाई वोल्टेज और हाई करंट के सर्किट को मेक या ब्रेक करते हैं तो कॉन्टैक्ट्स के बीच में हैवी आर्क थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस डेवलप करता है और उस आर्क को क्विंच करने का एक मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर के अंदर होने के कारण हम सर्किट ब्रेकर को हैवी लोड कंडीशंस में भी फॉल्ट की कंडीशंस में भी मेक और ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन एक सर्किट ब्रेकर की टोटल बॉडी अनक्लोज होती है, इंटरनल कॉन्टैक्ट की पोजीशंस क्लोज है कि ओपन है ये बाहर से विजुअली डायरेक्टली देखी नहीं जा सकती है। तो कॉन्टैक्ट की पोजीशन विजुअल इंडिकेशंस सर्किट ब्रेकर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेक और ब्रेक के दौरान इंटरनली जो आर्क होता है उसे शांत करने क्विंच करने का कोई मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर के अंदर होता है। वहीं आइसोलेटर है वो नो लोड या ऑफ लोड कंडीशंस पे सर्किट को मेक या ब्रेक मैनुअली करने का डिवाइस है और हम इस डिवाइस की मदद से किसी इक्विपमेंट या सर्किट के पावर फ्लो को इंटरप्ट करते हैं। तो मैनुअली इस तरह के इंटरप्शन के बाद हम सर्किट में कोई मेंटेनेंस की नीड है उन्हें पूरी कर सकते हैं। आइसोलेटर्स में किसी भी प्रकार का आर्क क्विंचिंग मैकेनिज्म नहीं होता है तो वो लोड की कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इन्हें केवल नो लोड कंडीशंस पे ही हम बिना करंट के साथ मेक या ब्रेक में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें हम कॉन्टैक्ट की जो पोजीशंस हैं उन्हें विजुअली डायरेक्टली देख सकते हैं कि वो क्लोज्ड हैं कि ओपन है और ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट का स्टेटस है वो जो अपीयरेंस हमें दिखती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी मेंटेनेंस प्रोसेस को करने के लिए। तो हमें एक मेंटेनेंस ऐड के लिए आइसोलेटर एक विजुअल इंडिकेशंस देता है, सर्किट की कॉन्टैक्ट पोजीशंस को विजुलाइज किया जा सकता है ताकि हम सेफ मेंटेनेंस को इंश्योर कर सकें। परीक्षा के लिए आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर का कंपैरिजन एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ दिखाया हुआ है और आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपनी परीक्षा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोलेटर मेंटेनेंस और रिपेयर के दौरान सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए नो लोड कंडीशंस पे हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल सर्किट या इक्विपमेंट को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड फॉल्ट कंडीशंस में प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये लोड या नो लोड दोनों कंडीशंस में मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों तरीके से ऑपरेट हो सकता है। आइसोलेटर का ऑपरेशन केवल ऑफ लोड या नो लोड कंडीशंस में ही किया जा सकता है। वहीं सर्किट ब्रेकर हैवी फॉल्ट कंडीशंस में मेक और ब्रेक ऑपरेशंस कर सकता है। हैवी करंट की कंडीशंस पे जो आर्क इस्टेब्लिश होगा उसे क्विंच करने का मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर के अंदर इनबिल्ट होता है। जो आइसोलेटर की मेकिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है, वो बहुत ज्यादा करंट पे ऑपरेट नहीं हो सकता, उसे हम ऑफ लोड या नो लोड कंडीशंस पे यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर की मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा करंट पे भी सर्किट ब्रेकर है वो मेक या ब्रेक के ऑपरेशंस कर सकता है। आइसोलेटर बहुत इकोनॉमिक होते हैं, इनकी संरचनाएं बहुत सरल हैं और इन्हें अक्सर हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। वहीं सर्किट ब्रेकर हैं उन्हें ऑटोमेटिक या मैनुअली दोनों तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। इनका एक कॉम्प्लेक्स का मैकेनिज्म है जिसमें स्पेशल आर्क क्विंचिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं। तो सर्किट ब्रेकर की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है। एक आइसोलेटर में मेक या ब्रेक के दौरान जो कॉन्टैक्ट के बीच में हल्का आर्क बनता है नो लोड कंडीशंस पे, उसे क्विंच करने के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है, हवा में जो एयर की प्रेजेंस से जो गैप बनता है वो ही बस आर्क क्विंचिंग का काम करता है। वहीं जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनमें हम कंप्रेस्ड एयर के ब्लास्ट का इस्तेमाल भी आर्क को क्विंच करने में कर सकते हैं। जो स्पेशल डिजाइन सर्किट ब्रेकर हैं उनमें SF6 गैस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या एक वैक्यूम इंटरप्टर में मीडियम रहित जो इन्वायरमेंट है उसमें आर्क क्विंचिंग का हम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सर्किट ब्रेकर में अलग अलग तरीके से हम आर्क को क्विंच कर सकते हैं। एक आइसोलेटर में जो कॉन्टैक्ट की फिजिकल स्टेटस है, पोजीशन है कि वो क्लोज्ड है कि ओपन है, वो देखी जा सकती है और ये हमारे लिए मेंटेनेंस प्रोसेस में बहुत ज्यादा
ज्यादा मददगारी है। वहीं एक सर्किट ब्रेकर के इंटरनल कॉन्टैक्ट की पोजीशन कैसी है उसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, तो वो मेंटेनेंस करते हुए हमें मददगारी स्थितियां नहीं है, तो हमें सर्किट ब्रेकर के साथ एक आइसोलेटर अटैच कर देना चाहिए ताकि हम मेंटेनेंस की ये जो नीड्स हैं उन्हें पूरा कर सके। आज का आखिरी परीक्षा प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में रीस्ट्राइकिंग ट्रांजिएंट वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज क्या है, इन्हें समझाना है। तो जब किसी एक सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस करंट जीरो कंडीशंस पे आर्क क्विंच होकर इंटरप्शन का काम होता है, तो उसी दौरान एक हाई फ्रीक्वेंसी की ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो ब्रेकर कॉन्टैक्ट के अक्रॉस डेवलप हो जाती हैं, और इस ट्रांजिएंट वोल्टेज के उत्पन्न होने का जो कारण है वो हमारे सर्किट में जो इंडक्टर और कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका सडन रीडिस्ट्रीब्यूशन है। जो इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांजिएंट वोल्टेज सिग्नल जनरेट होते हैं वो हमारी मेन पावर फ्रीक्वेंसी की सिस्टम वोल्टेज के साथ सुपर इम्पोज होकर जुड़कर एक रीस्ट्राइकिंग ट्रांजिएंट वोल्टेज बना देते हैं। और ये ट्रांजिएंट वोल्टेज को हम रीस्ट्राइक वोल्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्क क्विंच करने के बाद जो ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हुए हैं उन कॉन्टैक्ट के अक्रॉस आती है, और ये वोल्टेज इतनी तेजी से आती है कि कॉन्टैक्ट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जनरेट नहीं हुई है तो वहां आर्क रीस्ट्राइक कर सकता है। तो इस तरह की ट्रांजिएंट वोल्टेज जो ओपन हुए हुए ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स के बीच में पैदा होती है उसे हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। आर्क क्विंच करने के तुरंत बाद ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो ट्रांजिएंट आता है वो एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो हमारे सिस्टम के रेजिस्टेंस के डैम्पिंग इफेक्ट्स हैं, या पावर सिस्टम में अलग अलग जगहों पे कोरोना डिस्चार्ज है या कहीं फॉल्ट कंडीशंस में जो आर्क इन्वॉल्व है उनमें बहुत जल्दी ही अपनी एनर्जी को डेसिपेट कर देता है और खत्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इस तरह का रीस्ट्राइकिंग ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो बहुत थोड़े से समय के लिए ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में आता है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है वो या उसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्टडी से ब्रेकर फॉल्ट क्लियरिंग को या आर्क के एक्सटिंक्शन प्रोसेस को कैसे कर पाएगा वो समझना आसान हो जाता है। अगर जो इस तरह से रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की रेट ऑफ राइज है वो बहुत ज्यादा हो और हमारे ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का बिल्टअप है वो उसकी कंपैरिजन में अगर स्लो हो तो ब्रेकर आर्क को क्विंच नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में फॉल्ट जब क्लियर नहीं होगा फर्स्ट करंट जीरो पे वो रीस्ट्राइक करेगा, तो हमारा जो आर्किंग पीरियड है वो बढ़ जाएगा। फॉल्ट क्लियरिंग में जब ज्यादा टाइम लगेगा तो फॉल्ट का करंट सर्किट में ज्यादा देर तक कंपोनेंट और इक्विपमेंट्स को डैमेज करेगा, जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। तो एक ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग को समझने के लिए रीस्ट्राइकिंग ट्रांजिएंट वोल्टेज का फिनोमेना किस तरह का है इसे जानना बहुत जरूरी है। हमने हमारी एक पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में आर्क क्विंच को समझते हुए रीस्ट्राइकिंग ट्रांजिएंट वोल्टेज किस तरह से पैदा होता है उसे बहुत डिटेल में समझा है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी अवेलेबल होगी, एंड स्क्रीन में भी हम उसे लगाकर रखेंगे, तो आप चाहें तो उसे डिटेल से भी समझ सकते हैं। ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होने के तत्काल बाद जो ओपन कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है जिसमें रिकवरी वोल्टेज और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के ट्रांजिएंट जुड़े हुए हैं उसका मैथमेटिकल एक्स ब्लू फ्रेम में दिखाए अनुसार है, जो बता रहा है कि एक 1/√LC जैसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं उस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस यहाँ जैसा हम लाल कर्व में दिखा रहे हैं वो हमारी मेन सप्लाई वोल्टेज के साथ सुपर इम्पोज हो जाते हैं, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी की ट्रांजिएंट रीस्ट्राइक वोल्टेज है वो बहुत तेजी से यहाँ राइज करती है और अपना मैग्नीट्यूड Vm से 2Vm आधी साइकिल या पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एक पाई बाई ओमेगा टाइम में, जहां ओमेगा 1/√LC अगर मैं ओमेगा की वैल्यू रखूं तो पहली बार ये रीस्ट्राइक वोल्टेज जो पीक मैग्नीट्यूड पाती है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो इंस्टेंट है यहां से लेके यहां तक, इस दौरान रीस्ट्राइक वोल्टेज बहुत तेजी से राइज करती है, और ये रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनने से ज्यादा तेज हुआ तो ये ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क को रीस्ट्राइक कर सकता है। यहाँ जो करंट जीरो पे आर्क को क्विंच होना था वो क्विंचिंग ना होके आर्क रीस्ट्राइक कर सकता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानकारी हो सकता है। ट्रांजिएंट रीस्ट्राइक वोल्टेज का ये जो एक्सप्रेशन है वो बताता है कि ये एक सस्टेन्ड ऑसिलेटरी नेचर रख रहा है, जिसमें 1/√LC एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ये लाल ड्राइंग में दिखाए हुए ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी
वोल्टेज के साथ हमारी सिस्टम वोल्टेज के साथ सुपर इम्पोज हो गए हैं। लेकिन ये जो ऑसिलेटिंग रीस्ट्राइक वोल्टेज है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। जो हमारे सिस्टम के रेजिस्टेंस हैं, एसोसिएट कोरोना एक्टिविटीज है या फॉल्ट के साथ जो आर्क की कंडीशन इन्वॉल्व होती है अलग अलग जगहों पे, उन सब में ये ऑसिलेशंस डाई कर दिए जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब ये लाल रंग में दिखाया हुआ रीस्ट्राइक वोल्टेज खत्म हो जाता है तो हमारी सिस्टम की जो वोल्टेज ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के ऊपर रहती है उसे हम रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि करंट जीरो पे जब पहली बार फॉल्ट क्लियर होती है तो ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट्स के बीच में दो वोल्टेज, एक ट्रांजिएंट रीस्ट्राइक वोल्टेज और एक पावर फ्रीक्वेंसी की हमारी रिकवरी वोल्टेज है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा यहाँ फिगर में शो किया है वो ओपन कॉन्टैक्ट के अक्रॉस आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रीस्ट्राइक ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो यहाँ लाल रंग से दिखाए हुए हाई फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेटिंग वोल्टेज है जो ब्रेकर में करंट जीरो कंडीशंस पे आर्क क्विंच होने के बाद ओपन कॉन्टैक्ट्स के बीच में डेवलप हो जाती हैं। और इस ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज के सोर्स हमारे सर्किट के इंडक्टर और कैपेसिटर में पुरानी स्टोर्ड एनर्जी होती हैं जो इस तरह के हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन जो बनाती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से सैकड़ों गुना ज्यादा, कुछ किलो हर्ट्ज में हो सकती है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/√LC, यहाँ L सीरीज इंडक्टेंस है और C ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के शंट में आए हुए कैपेसिटर हैं। अगर इस रीस्ट्राइक वोल्टेज की रेट ऑफ राइज बहुत ज्यादा है और ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क क्विंचिंग के लिए जो एक्सरसाइज हो रही है, वो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्टअप हो रही है, वो अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बिल्टअप कम रह जाती है और रीस्ट्राइक वोल्टेज की राइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क दोबारा स्ट्राइक कर सकता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा तेजी से बढ़ती है और रीस्ट्राइक वोल्टेज की रेट ऑफ राइज उतनी ज्यादा नहीं है तो ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क दोबारा स्ट्राइक नहीं कर सकेगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ रीस्ट्राइक वोल्टेज का ये जो कर्व है उसमें ये जो स्लोप है, स्टीपनेस है या टेंजेंट है, वो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज को इंडिकेट करता है। और रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज को हम किलोवोल्ट पर माइक्रोसेकंड में पढ़ते हैं। और अगर हम इस वोल्टेज एक्सप्रेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसकी पीक वैल्यू निकालें तो वो पीक वैल्यू V मैक्सिमम बाई √LC या V मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस आती हैं। तो अगर हमारे सर्किट के L और C कंपोनेंट इस तरह के हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा है तो किसी एक सिस्टम की पीक वोल्टेज के लिए रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज बहुत ज्यादा हो सकता है। और मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज का फार्मूला V मैक्सिमम इनटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ गई है। और अगर ये रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज से ज्यादा तेज हम ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बिल्ड करें तो आर्क को रीस्ट्राइक होने से रोका जा सकता है। हमारे जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड के सर्किट ब्रेकर हैं या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैं उनमें ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ती है और रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज वहां आर्क को दोबारा रीस्ट्राइक नहीं कर पाती और फर्स्ट करंट जीरो इंस्टेंट पे ही आर्क क्विंच निश्चित रूप से SF6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हो जाता है। लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर में और एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइक वोल्टेज का अधिक मैग्नीट्यूड फर्स्ट करंट जीरो पे भी आर्क को क्विंच नहीं कर पाता है और वो रीस्ट्राइक की कंडीशन से हमारी सर्किट में बहुत सारी समस्याएं और फॉल्ट टाइम पीरियड का एक्सटेंशन कुछ तकलीफ पैदा करता है। सिस्टम में जो सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर की कंबाइंड एक्टिविटी से जो ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होती हैं वो ट्रांजिएंट वोल्टेज बहुत तेजी से खत्म हो जाती हैं क्योंकि हमारे सिस्टम के रेजिस्टेंस हैं, कोरोना है या फॉल्ट में जो आर्क इन्वॉल्व है उन सब के डैम्पिंग इफेक्ट इस रीस्ट्राइक वोल्टेज के ट्रांजिएंट को खत्म कर देते हैं। और जब ये खत्म हो जाता है तो जो हमारी नॉर्मल सिस्टम सप्लाई वोल्टेज है, नॉर्मल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सप्लाई वोल्टेज, वो ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में आ जाती है। और पहले करंट जीरो के बाद अगर आर्क रीस्ट्राइक नहीं होता है और अगर रीस्ट्राइक भी हुआ है तो बाद में क्विंच हो गया है, तो जब फाइनल आर्क एक्सटेंशन हो गया है, पूरी तरह से आर्क शांत हो गया है और ये रीस्ट्राइक ट्रांजिएंट वोल्टेज डाई हो गई हैं, तो ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो सिस्टम की
कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो सिस्टम वोल्टेज आती है उस वोल्टेज को हम रिकवरी वोल्टेज कहते हैं, और हमारे ओपन कॉन्टैक्ट्स आराम से इस रिकवरी वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट के बीच में जो लीकेज करंट है वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। उम्मीद है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की इस लर्निंग वीडियो से परीक्षा में जो संभावित सरल प्रश्न है, फ्यूज और एमसीबी का कंपैरिजन, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में तुलना, और रीस्ट्राइक वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में क्या मायने रखते हैं, वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। परीक्षा में आप प्रभावकारी तरीके से इनके आंसर भी दे पाएंगे और अच्छा स्कोर बनाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप बड़ी सफलता पाएं, प्रोफेशनल कैरियर में भी तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।